नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण विश्वकर्मा आज फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत। और चूंकि ये कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर चल रहा है अभी, इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न क्रमांक 4 तक इसी प्रश्नावली के हल कर चुके हैं। जिन लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दिमाग पे जोर डालिए इस सवाल में, ठीक है। कैसे दिमाग पे जोर डालना है भाई? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि शून्य से कोई अंक मतलब संख्या समाप्त होती है। मतलब कहने का मतलब है कि संख्या का आखिरी अंक जो है ना, वो शून्य होना चाहिए। शून्य मतलब आखिरी अंक यानी इकाई का अंक। संख्या बराबर क्या होता है? इकाई, दहाई का 10 अंक, इकाई का 1 अंक और सैकड़े का 3 अंक। ठीक है, मैं आपको रफ में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। संख्या संख्या क्या होती है भाई? 100 सैकड़ा धन 10 दहाई धन 1 इकाई। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कहा जाए कि 9, 8, 7, इसको आप संख्या के इस फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? 900 धन 80 धन 7, यही लिखेंगे ना। मतलब 100 सैकड़ा यानी 900 सैकड़ा। कितना सैकड़ा है इसमें? 9 है, तो 900 धन 8, 10 बार 8 है इसमें, यानी 80 हुआ, और 1 इकाई यानी 7 हुआ। अब इनका कहने का मतलब है कि आखिरी अंक शून्य हो। मान लो यहाँ पे आखिरी अंक ये शून्य लगा दिया हमने, तो इकाई का अंक शून्य है। यहाँ ये इकाई का अंक शून्य है। कहने का मतलब हमारा ये है कि इनका कहना है कि भैया 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ठीक है भैया, शून्य पे समाप्त हो सकती मतलब ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक जो है शून्य है, मतलब आखिरी का अंक जो है वो शून्य है। और अगर आखिरी का अंक शून्य है ना, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10। ठीक है, अगर शून्य है तो ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा। और जब 5 से विभाजित हो जाएगा तो चलिए आगे हल करते हैं। क्या लिखना है हम बताते हैं। यदि 6 की घात n के इकाई का अंक शून्य है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। आई वही बात भाई। अगर मान लीजिए कि आखिरी में शून्य है, तो आप गिनती में याद कीजिए कि गिनती में शून्य सबसे पहली बार कब आता है? 2 अंकों के साथ में, तो 10 में आता है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबसे पहले 10 में आता है शून्य। तो इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 2 गुणित 5 गुणनखंड मिलेंगे। तो एक गुणनखंड 5 मिला कि नहीं मिला? उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, चाहे वो शून्य कोई सा भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कोई भी हो। जितने भी अंक लिख लो आप जिसमें आखिरी में शून्य आता हो, तो 5 अवश्य आपको एक गुणनखंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, लेकिन 6 की घात n बराबर 6 के गुणनखंड निकालो। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाते हैं? चलिए निकाल के बताते हैं।
6 में 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब 6 बराबर 2 गुणित 3। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, 6 की घात n बराबर 2 गुणित 3 पूरे की घात n बराबर 2 की घात n गुणित 3 की घात n। हम आपको यहाँ एक याद दिलाना चाहते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगता है। क्या लगता है भाई, जब a गुणित b पूरे की घात n होती है ना, तो a की घात n गुणित b की घात n हो जाता है। ठीक है, जहां a और b कोई अचर हैं। ठीक, तो ये चर और अचर हम आगे जब रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझाएंगे कि क्या होते हैं चर और क्या होते हैं अचर। अभी तो आप सूत्र समझ लीजिए बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 6 की घात n बराबर 2 की घात n गुणित 3 की घात n, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 की घात n के एक मात्र अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए 6 की घात n का इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता या शून्य नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई शून्य क्यों नहीं हो सकता। 2 की घात n और 3 की घात n, इतना ही तो मिला हमें। अब 2 की घात n यानी n के मान आप कुछ भी रख दो ना, n के मान चाहे आप, मैं रख के बताता हूं आपको। ठीक है, n क्या है, क्या बताया यहाँ पे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए। अब स्टार्टिंग में जब हम 10वीं की गणित शुरुआत कर रहे थे तब वास्तविक संख्याओं में हमने आपको प्राकृत संख्या बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वे ऊपर आई बटन आ रहा है, देख लीजिए, वहां से प्राकृत संख्या आपको पता चल जाएगा। और सारी प्रकार की संख्याएं और भी बताएं हमने, प्राकृत है, अपरिमेय, परिमेय वगैरह सारी चीजें, बहुत सारी चीजें है ना, वहां मिल जाएगी आपको, देख लीजिए। और प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है। मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 से चालू होती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आप 2 की घात n और 3 की घात n मतलब 6 की घात n है, तो 6 की घात n में n के मान आप 1 2 3 4 5 6 कितना भी रख लें, आपको शून्य नहीं मिलेगा। देखते हैं रख के, मान लीजिए 6 की घात 1 रखता हूं मैं, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 n का मान 2 रखता हूं तो 6 6 36 आएगा, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। 6 की घात 3 रखता हूं तो 6 गुणित 6 गुणित 6 मतलब 6 6 36, और 36 गुणित 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 का 3 हासिल है 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 216। मतलब कि भाई कहीं पर भी शून्य नहीं आ रहा है ना आखिरी में। अगर आ रहा है क्या, यहाँ पे शून्य नहीं है, यहाँ भी शून्य नहीं, यहाँ भी शून्य नहीं। जब आखिरी में शून्य है ही नहीं तो वो 5 उसका गुणनखंड है ही नहीं। और जब शून्य नहीं है तो फिर कहाँ से हुआ शून्य। इन्होंने कहा कि भैया शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, जांच कीजिए। तो जांच कीजिए बोला ना, तो हमने तो जांच कर लिया भाई, शून्य कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। शून्य नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बस हो गई बात खत्म। 6 की घात n का इकाई का अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भाई व्याख्या कीजिए। किस चीज की व्याख्या करना है। इन्होंने दो, ये क्या है, दो एक ये संख्या ही है। ठीक है, इन्होंने ना गुणनखंड और उसको जोड़ दिया और एक अंक उस प्रकार से लिख दिया है कुछ उटपटांग तरीके से। ठीक है, तो आपको जो है ना दिमाग उटपटांग तरीके से नहीं लगाना है, लेकिन दिमाग जो लगाना है ना वो गणित की तरह से लगाना है। जो गणित में दिमाग लगाते हैं ना जो इंजीनियर लोग हैं, बस वैसा ही दिमाग लगाना है। अभी इंजीनियर तो है नहीं अपन, है ना, लेकिन दिमाग इंजीनियर वाला होना चाहिए
ताकि आप मैथ्स में फटाफट आगे बढ़ें। ठीक है, चलो करते हैं मजे से सवाल हल। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाले हैं। गणित है, इसके बाद में कंप्यूटर है, और भी सब चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सब्जेक्ट का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो सवाल करें पहले। तो व्याख्या कीजिए। तो भैया ठीक है, पहली संख्या कौन सी दी है हम लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या दिया हुआ है? 7 गुणित 11 गुणित 13 और धन का 13। तो एक काम करो, इसको ना, ये पूरे को दो भागों में विभाजित कर लो। मतलब इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। ठीक है, ताकि समझ में बहुत आसानी से आए। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ध्यान दे के समझिएगा तो समझ में आएगा। और जहाँ समझ में ना आए ना, कमेंट लिख के बताइए, और वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, 7 गुणित 11 गुणित 13 और यहाँ है 13, मतलब दोनों में 13 कॉमन है। तो क्या करें कि दोनों में से 13 कॉमन निकाल लें। तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणित 11 गुणित 13 में से 13 कॉमन निकला तो एक बचेगा। क्यों बचेगा एक? 13 एकम 13 होता है। और धन, सॉरी यहाँ पे जो है ना, अब कोष्ठक हट जाएगा भाई, रुको मैं फिर से लिख लेता हूँ। 13 7 गुणित 11 गुणित 1 और धन 1। क्यों? देखो 7 गुणित 11 गुणित 13 में 13 कॉमन निकल गया तो बचा 1, और धन, ये धन 13 में से 13 कॉमन निकल गया, बचा 1। ठीक, इसी प्रकार से क्या है हमारे पास में दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणे का 2 गुणे का 1 और आखिरी में धन 5 कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया आप, क्योंकि ये धन आ गया ना बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन है भाई, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है क्या? यहाँ पे है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए आप। तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणित 6 गुणित 5 निकल गया, एक बचा, गुणे 4 और गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1 और धन, धन 5 में से 5 कॉमन आ गया तो बचा 1। ध्यान दीजिए, यहां से हमने 13 कॉमन निकाला और यहां से क्या निकाला? 5 निकाला। तो लिख लीजिए आप कि चूंकि दी गई संख्या कौन कौन सी? 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 1 और कौन सी? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 के 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड है। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख रहा है 2 से अधिक? हमने तो एक एक ही अंक मतलब एक एक ही संख्या कॉमन निकाले, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, ऐसा क्यों लिखा? हम बता दें आपको, याद दिला दें कि कोई भी संख्या और कोई भी अंक एक तो स्वयं से विभाजित हो जाता है, मतलब खुद से, और एक एक से विभाजित होता है। जो संख्या एक होती है ना, एक 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 से विभाजित कैसे? देखो, जैसे ये 13 है तो 13 में 13 का भाग चला जाएगा और 13 में एक का भी भाग चला जाएगा, मतलब दो दो ऐसे अंक मिल गए जिससे भाग चला जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या कॉमन निकाला? 13। मतलब ये जो पूरी संख्या दी हुई है इन्होंने, ये वाली पूरी संख्या, अगर इसका पूरा हल निकाला जाए तो उसमें खुद का भी भाग जाएगा और एक का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो कितने अंक हो गए? 3 हो गए ना। इसीलिए लिखा हमने कि 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्याएं है। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको
वीडियो समझ में आया होगा और जो हमने सवाल हल कराए हैं वो तो बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि कैसे समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सवाल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।